बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में गैस के साथ बिजली बहरान भी संगीन होने का खदशा बढ़ गया है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने सनती बिजली घरों को 4 माह के लिए गैस सप्लाई बंद करने का मंसूबा बना लिया। क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि कराची में गैस के साथ साथ बिजली बहरान भी संगीन होने का खदशा बढ़ गया है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए इशू है कि सिर्फ में गैस का बहरान संगीन हो गया है। इसी तरह गैस की कमी को पूरा करने के लिए नया प्लान जारी कर दिया। इसी तरह गैस ने सिंध के तमाम निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई 4 माह के लिए बंद करने का प्लान दे दिया है। इंडस्ट्रीज की बिजली बनाने की यूनिट 5 दिसंबर से फरवरी के इख्तिताम तक गैस सप्लाई मुअत्तल करने का प्लान है। वज़ारत तवानाई ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की हुई है। मौसम सरमा में बलूचिस्तान से गैस की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है, जो कि 100 mm की अवधि से भी ऊपर चला जाता है और सिंध के तमाम निजी बिजली घरों को गैस की फराहमी इसकी वजह से 4 माह के लिए बंद करने का प्लान है। और यहाँ देखा जाए माली साल 2022-23 में गैस की फराहमी जो है मौसम सरमा में 850 mm की अवधि से कम रह गई थी। रवा माली साल 2023-24 में जो गैस की सप्लाई घर तक 730 mm की अवधि रहने तक की तवक्को है। गैस की कमी को पूरा करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट के तहत गैस की लोड शेडिंग भी की जाएगी। यहाँ से सीएनजी की बात करें और ये जो इंडस्ट्री की बात करें तो इनको अगर गैस सप्लाई बंद होती है तो कराची में कहा जा रहा है 800 से गाइड जो है निजी बिजली घर हैं जो इंडस्ट्रीज को खुद बिजली बनाकर वो अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं। और अगर इनकी गैस सप्लाई बंद हो गई तो एक नया बहरान जो इंडस्ट्री के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक जो मौसम सरमा में अगर बिजली फराहमी करती है तो ये तकरीबन कहा जा रहा है 1000 मेगावाट की बिजली की तलब होगी। अगर ये तमाम इंडस्ट्री जो 800 से गाइड जो निजी बिजली घर हैं अगर उनको गैस सप्लाई मुअत्तल हो जाती है तो इनके लिए एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा। बिजली कहाँ से आएगी? यहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली तो इलेक्ट्रिक का देखा जाए तो सिस्टम में पहले ही गैस के साथ साथ जो बिजली की लोड शेडिंग भी कराची वालों को भुगतना पड़ती है। इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? 800 से 850 इंडस्ट्रीज हैं जो कि निजी बिजली घरों पे चलती है, जिसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी है। साथ ही देखा जाए जो मुकामी इंडस्ट्री जनरल इंडस्ट्री वो भी निजी बिजली घर जो लगाए हुए जहाँ पे इलेक्ट्रिक की बिजली नहीं आती वो अपने बिजली घर लगाएगी। हुकूमत ने ये प्लान किया था कि आप अपने बिजली घर लगा लें 2 मेगावाट 3 मेगावाट से जो गैस से चलाए। अब गैस की कमी का शदीद सामना है, ये नया बहरान खड़ा हो गया है। अच्छा अशरफ, हमें ये बताएगा कि जैसे कि कहा जा रहा है कि 4 माह के लिए गैस सप्लाई बंद करने का मंसूबा बनाया गया, तो क्या ऐसा लगता है कि 4 माह से ज़ायद भी अरसा लग सकता है इसमें? जी यहाँ पे देखा जाए अमूमी तौर पर जो सिंध में या बलूचिस्तान में जो सर्दियों का सीजन है वो कि दिसंबर से लेके अगर देखा जाए फरवरी के एंड तक होता है और यहाँ पे यही उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के एंड तक जो गैस बहरान जो खत्म हो जाएगा। उसको देखते हुए यही शेड्यूल दिया है 4 महीने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सर्दियाँ होती हैं और कोयटा में तो वहाँ गैस की तलब जो 25 से 30 mm की अवधि होती है बढ़ के 125 mm की अवधि चली जाती है। सिस्टम से 100 mm की अवधि या 125 mm की अवधि जब शॉर्टफॉल होगा तो जो मजबूरी सिस्टम है सिंध में जो 730 mm की अवधि गैस रह जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए क्योंकि बलूचिस्तान में सप्लाई की जाएगी, उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे प्लान में ये भी देखा जा रहा है कि अगर इंडस्ट्री क्या प्लान करती हैं उनको ये साफ कहा है, जैसे नोटिस भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा है कि एज पर प्लान को उनको खुद से ये देखना होगा अपनी पैदावारी सलाहियत के कैसे करनी है और बैकअप प्लान जैसे कि उनमें जनरेटर। जी अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशामुद्दीन इंचार्ज सुई गैस कमेटी कार्डी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हम देख रहे हैं कि कराची में गैस के साथ बिजली बहरान भी संगीन होने का खदशा बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? गैस का बहरान तो सर्दियों में हर दफा एक फीचर बन गया है जिससे हमारी इंडिजीनियस गैस कम होती चली जा रही है। हमारा तो उसका एक इंतजाम होना चाहिए था, फोर्स करके उसका काम प्लान करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया प्रॉपरली जिस तरह होना चाहिए। तो इंडस्ट्री वैसे ही उसके लिए परेशान है। फिर उसके रेट्स का मसला है, एक अवेलेबिलिटी का मसला है, एक उसके रेट्स का मसला है। क्योंकि अगर हमें राइट प्रोडक्ट नहीं मिलता, राइट टाइम पे नहीं मिलता तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करने के रीजन में आप महंगे हो जाएंगे, आप इस काबिल नहीं रहते। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम कोई प्लान नहीं कर सकते तो भाई हम हमारी जो गुड्स की कॉस्ट है वो होगी क्या, तो हम बनाएंगे एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। अब एक मसला इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी जो आ रहा है कि उनको भी गैस चाहिए होती है, चले उसको गैस के अलावा वो कुछ और कर भी लेते हैं, तो अगर वो उसकी जो कॉस्ट है वो देखनी पड़ेगी। फिर अगर उनके यहाँ से नॉन अवेलेबिलिटी हो जाती है तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। यानी इंडस्ट्री का कोई एहतजाज नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। जब आप उसका कोई अपना बनाते हैं, कॉस्टिंग करते हैं
तो आप अगर कुछ इसमें सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो वो अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, आप नील मार्जिन पे काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी पॉकेट से तो नहीं दे सकते। तो ये बड़ा मसला होता है। अभी जो पोजीशन आ गई है वो ये है कि गैस के हवाले से भी और इलेक्ट्रिक के हवाले से जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट जो है ना, वो भी हम अगर कहें कि कॉस्ट टू कॉस्ट भेज दें तो वो भी हम नहीं कर पा रहे। तो जो ये कोविड के बाद स्पिल ओवर हुआ था और हमें ऑर्डर्स मिल गए थे और हमने मार्केट में बड़ी जगह कैप्चर कर ली थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो सारी हमारे हाथ से निकल रही है और वापस जा रही है इंडिया और दूसरे ममालिक को। तो ये हमारा एक बड़ा इशू है कि हम कॉस्ट नहीं कर पा सकते, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। हम हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई उसमें परेशान होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास इस तरह का मसला होता है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत के जो लोग हैं जो मैटर करते हैं वो बैठ करके सीरियसली हमारे जो लोग हैं उनके साथ डायलॉग करें और हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना लें, कम से कम 1 साल की बना लें। तो उतना तो करें कि हम कुछ कॉस्टिंग तो कर सकें। इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए काम करना। और फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी खुद ही बंद होना शुरू हो गई है, कि कोई एहतजाज वगैरह नहीं है, कोई खुशी से नहीं कर रहा, ये मजबूरी से हो रहा है सारा काम। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मजबूरी से किया जा रहा है, तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि 4 माह का अगर कहा गया है कि 4 माह तक के लिए बंद की जाएगी, तो ये इससे ज़्यादा वक्त भी दरकार हो सकता है? और ये भी बताइएगा कि हुकूमत के साथ, ये कंसर्न अथॉरिटी के साथ क्या कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं किया गया? जैसे हम तो मुस्तकिल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे एसोसिएशन जो है ना वो परेशान थी, तो वो चैम्बर में जमा हुई। चैम्बर के अंदर कराची चैम्बर जो कि है, हम एपेक्स बॉडी, हम वहाँ पे जमा हुए सारे लोगों ने कोशिश करी कि हुकूमत से डायलॉग करें। फिर उन्होंने कहा जी ये ठीक है, बजाय इसके के 7 एसोसिएशन हैं या और भी हैं लोग, तो वो अलग-अलग बात करें, क्यों ना कोई एक हम अपना मैंडेट, उन्होंने कहा कि हमें दे दें आप, तो हम इन बातों पे उनसे पीसफुल डायलॉग करके और पीसफुल बातें करके उनसे और देख लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है, और हम एक तय कर लेना बात को। लेकिन चैम्बर का कहना ये है कि भाई हमने बड़ी कोशिश की और वो नहीं हमसे बात कर रहे, और जो लोग बात कर रहे हैं वो ऑथोराइज नहीं है, वो कुछ टैरिफ में पॉलिसी में उनका कोई अमल दखल नहीं है, उनसे बात करने का कोई फायदा ऐसा भी नजर नहीं आ रहा। तो जो लोग मैटर करते हैं अगर वो चैम्बर से बात कर लें, और जो लोगों को जिन सब ने मैंडेट दिया हुआ है उनको अथॉरिटी दी भी है कि आप बात करें, तो वो उनसे बात, उनको चाहिए कि वो बात कर लें और देख लें, ताकि चीज़ सबके साथ एक जैसा हो जाए ना, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये आज उन्होंने चैम्बर ने पीसफुल स्ट्राइक जो है वो उन्होंने कहा था, कॉल की थी, तो वो सब इंडस्ट्री जो है वो उसको साथ है खड़ी हुई, ताकि, और उनकी ख्वाहिश और कुछ नहीं है, वो कहते ये हैं कि हमसे जो लोग ऑथोराइज हैं या अथॉरिटी है जो वो ताकत रखते हैं, वो बात कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो हमसे बात करें, ताकि हम उनसे बैठ करके तय कर लें कि भाई किस तरीके लाएमल आइंदा कैसे होगा, ताकि हम उस पर अपना कोई फैक्ट्रियों को चला सकें, इंडस्ट्री को चला सकें। इस तरीके से हमारे लिए हर 2-3 महीने के बाद कभी कुछ मामले में हम नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा ओगरा डिसाइड करता है प्राइसिंग वगैरह, तो वो उसकी बुनियाद पे काम होता है। तो ओगरा ने इस दफ़ा 1350 का रेट दिया था, इंडस्ट्री वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका रेट जो अब नोटिफाई हुआ है वो 2100 के करीब है, और ये मजीद बढ़ने की बात है। और जब हम RLNG पे जाएंगे ये तो एक्सीड कर जाएगा, और आने वाले वक्तों में तो ये 3000 भी क्रॉस करेगा। तो इस तरीके से तो कॉस्टिंग नहीं हो सकती ना, कि हम दुगने तिगने प्राइसेस पे बहुत चीज़ खरीदें, तो कैसे भेजेंगे, इंडस्ट्री किस तरह एक्सपोर्ट करेगी, या लोकल इंडस्ट्री किस तरह चलेगी, इंडस्ट्री ही नहीं चलेगी, तो फिर हमारे लेबर का क्या होगा, हम कब तक उसको घर से बैठा करके कुछ दे सकेंगे। ये बड़ा एक मसला है जिसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, और इसमें कोई अनाका मसला किसी का नहीं है, ना कोई अपने बेनिफिट की बात कर रहा है, सिर्फ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक बैठ के एक डायलॉग कर लें, और वो लोग जो बात करके जाएं तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करा सकें। जी, बैठकर बात की जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया एहतशामुद्दीन, इंचार्ज सुई गैस कमेटी काटी हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे नुमाइंदे अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकार फट पड़े। शहर भर में सनतकारों ने हड़ताल कर दी है। कोरंगी, लांठी, नॉर्थ कराची, बंद कासिम, फेडरल बी एरिया में फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं। सनतकार जावेद बलवानी ने गैस की कीमतों में कमी ना करने पर मजीद लाहे अमल का ऐलान कर दिया।
गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकार एक ज़बान हो गए। कराची की तमाम छोटी बड़ी सनतें आज बंद कर दी गईं। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक्सपोर्ट यूनिट भी बंद कर दी गईं। शहर के साथों एसोसिएशन ने आज की हड़ताल पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम इंडस्ट्री जोन में भी हड़ताल के बैनर्स लगा दिए गए। फैक्ट्रियों में डाउन साइजिंग भी शुरू कर दी गई। फैक्ट्री मालिकान महंगी गैस के बाइस कोई यूनिट चला नहीं पा रहे। सनतकार जावेद बिलवानी के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान को नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे। कुरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम, फेडरल बी एरिया भी कारोबार बंद कर दिया गया। जावेद बिलवानी ने वाजे कर दिया कि पहले एक दिन की हड़ताल करेंगे, फिर अगला मरहले का ऐलान करेंगे। शहर भर की तरह नूरियाबाद, लसबेला, बलूचिस्तान की सनतें भी बंद कर दी गईं। सनतकारों ने बढ़ते दरामदी बिल पर खदशात का इजहार कर दिया। साइड एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर रियासुद्दीन कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी बरामदात को बढ़ाना और दरामदात को कम करना होगा। दरामदी बिल को कम करने के लिए मकामी सतह पर अशिया की पैदावार शुरू करना होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। मईशत के लिए एक मसला फिर से खड़ा हो गया कि इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिससे ज़र मुबादल के ज़खायर कम हो रहे हैं। इसको किस तरीके से मुतबादिल तौर पे जो इम्पोर्ट को कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या फार्मूला है, जानते हैं। साइड एसोसिएशन के साबिक सदर जो है रियाजुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कोई फार्मूला है सर इसके लिए? आपने बड़ी अहम बात की है। कहते हैं दी फास्टेस्ट वे टू मेक मनी इज़ टू स्टॉप लूजिंग इट। और इस वक्त हम डॉलर कमा तो नहीं पा रहे हैं बाहर से, इसलिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो स्टैग्नेंट है, बल्कि कम हुई है FBS की, फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम कम से कम जो अपने हमारे इंपोर्ट के ऊपर ज़र मुबादला ख़र्च होता है उसको रोकें और डॉलर बचाएं। अहम यूटिलिटीज़ हैं जिसमें कि गैस है, जिसमें कि बिजली है, जिसमें कि पानी है, उसकी फराहमी यकीनी बनाने के बजाय उसकी कीमतों में कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अनकम्पेटिटिव हो गई हैं। अब इसका वाहिद हल है इनकम बढ़ाने का, वो ये कि हम अपनी मसनूआत की बरामदात में इजाफा करें। बदकिस्मती से गुज़श्ता क्वार्टर में भी हमारी बरामदात गिरी हैं। तो हमें जो है दोनों लम्हे फ़िक्रिया है कि एक हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है और दूसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। और ये दोनों चीज़ों का वाहिद हल ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री को तरक्की और तरबीज दें और उसको फ़रोग़ दें। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ना तो हुकूमत की किसी पॉलिसी में, ना हुकूमत के किसी इक़दामात में, न किसी एक्शन में, न कोई उनकी इंटेंट में ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिससे कि हम ये समझ सकें कि हुकूमत वाक़ईतन इंडस्ट्री को तरजीह भी देती है या फ़रोग़ देना चाहती है। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम तजावीज़ दी हैं कि इम्पोर्ट बिल को कम करना है तो मुतबादिल तौर पर मुकामी सतह पर पैदावार कैसे की जा सकती है, इस पर काम करना होगा, ताकि मुकामी सतह पर अगर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और यहाँ पर रोज़गार के मौके भी पैदा करेंगी। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकार सरापा एहतजाज बन गए हैं। सदर साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कामरान अरबी ने ओगरा के मुकर्रर करदा निर्ख पर गैस फराहम करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। आप बिल्कुल देखें, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकारों के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आज हड़ताल की कॉल दी गई थी और कहा गया था कि शहर भर की तमाम जो सनती जोन्स है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट है साइड एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। हम सर ये बताइएगा, हड़ताल का आज ऐलान किया गया था, तो कौन कौन से सनती एरिया बंद है और आगे क्या करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जैसे देखें, साइट इंडस्ट्रियल एरिया में आप मौजूद हैं इस वक्त, तो साइट इंडस्ट्रियल एरिया आपने देखते हुए भी आए होंगे कि शट डाउन है, सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब जो है मेजॉरिटी सब बंद हैं। और इसी तरह दूसरे जो सनती इलाके हैं, नॉर्थ कराची है, फेडरल बी एरिया है, साइड सुपर हाईवे है, लांडी, कोरंगी, नूरियाबाद वगैरह, ये भी बंद हैं। लसबेला वालों ने भी हमें शोर किया था कि वो भी हब पे जो है वो भी शट डाउन पे, इंडस्ट्रीज़ के शट डाउन पे जा रहे हैं। सो मच सो के कोटरी और हैदराबाद वालों ने भी खुद ही अप्रोच किया था, जैसे आपके इल्म में होगा, कि वो भी शट डाउन पे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि न सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर की भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक की सपोर्ट में आज शट डाउन पर हैं। अमन भाई, मुतालबात क्या है? क्योंकि हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ कराची चैम्बर में, वही साइट में भी, फिर नॉर्थ में जो इंडस्ट्रियल है वहाँ भी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात आगे बढ़ी, एहतजाज पर आप आ गए। एक दिन की हड़ताल, आज टोकन हड़ताल है, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान देखें, हमारी डिमांड डे 1 से यही है कि एक जस्टिफाइड गैस का टैरिफ जो है ना, वो जो ओगरा ने रेकमेंड किया था
اس کے اوپر ورکنگ کی جائے, اسی کو نوٹیفائی کیا جائے, نہ کہ جو ہے نا کراس سبسڈی دوسرے سیکٹرز کی انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر ڈالی جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی سنا ہوگا کہ ہم نے جو ہے پرانا ہمارا ایک مطالبہ جو 6-8 مہینے سے چل رہا ہے, وہ انکریمنٹل کنزمپشن آف الیکٹریسٹی یونٹس پہ بھی ہے کہ اس کا بھی جو ہے نا ہمیں کراچی کو بینیفٹ اس کا نہیں مل رہا. کراچی کے علاوہ جتنے ملک میں جتنے ایریاز ہیں جو واپڈا اور دوسرے ڈسکوز کے انڈر آتے ہیں ان کو انکریمنٹل یوزیج کا بینیفٹ اپنے بلز میں مل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ونٹر پیکیج کا بھی ہم نے جو ہے نا ان کو خود بھی ریکمنڈیشن 2-3 دفعہ بھی دی ہے کہ بھائی ونٹرز میں بجلی کی کھپت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اگر آپ انڈسٹریز کو انسینٹیوائز کریں کہ ونٹر پیکیج میں آپ دیں کہ بھائی اس کا ریٹ اتنا ہو جائے گا, تو کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کی یوٹیلائز ہو جائے گی, پیسے تو ریگارڈ لیس دینے پڑیں گے. تو یہ جو میجر مطالبات ہیں وہ یہ ہے ہمارے. اچھا, تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج ایک دن کی صرف ٹوکن ہڑتال ہے, یا جو ہڑتال یا احتجاج کا دائرہ کار ہے یہ مزید بھی وسیع کیا جا سکتا ہے؟ فی الوقت یہ ایک دن کی آج کی ٹوکن ہڑتال ہے. اب اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے سارے, جیسے پہلے بیٹھے تھے اور مشورہ کیا تھا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے, کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. اب آج کے بعد جو ہے آج کا دن گزر جائے گا, پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور دوبارہ مشورہ کریں گے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا اختیار کیا جائے. بالکل, دیکھیں اس حوالے سے صنعت کاروں کا واضح موقف ہے کہ آج ایک دن کی ٹوکن ہڑتال کی گئی ہے. آگے کا کیا حکمت عملی ہوگی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک مزید اجلاس بلایا جائے گا جس میں حتمی طور پہ مزید آگے کیا پلاننگز ہے اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. جی, کراچی میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا. مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شاہ فیصل کالونی نمبر 3 میں گیس کی عدم دستیابی کے باعث ہوٹل مالکان مہنگے سلنڈرز استعمال کرنے پر مجبور ہے. مزید بتا رہی ہیں آئمہ خان. بالکل, گیس کے مسائل اہلیان کراچی کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, جن میں بالخصوص اگر بات کریں تو کورنگی کے علاقے, شاہ فیصل کالونی, بلدیہ کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ گیس کی بندش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. گیس کی عدم دستیابی کے باعث جو ہے وہ ہوٹلوں پہ بھی جو ہے وہ اب سلنڈر استعمال ہونے لگے ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ اضافی بلوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوٹل مالکانوں کو جو ہے وہ LPG کے مہنگے سلنڈر بھی جو ہے وہ بھروانے پڑتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوٹل کے مالک بھی موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی, یہ بتائیے گا مہینے کا آپ لوگوں کا گیس کے سلنڈر پہ کتنا لگ جاتا ہے, اور گیس نہیں آتی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ بل آتے ہیں آپ لوگوں کے ہوٹل پہ؟ بل تو پہلے ہمارے ہوٹل پہ تقریباً آتا تھا 1.5-2 لاکھ روپے آتا تھا. ابھی تقریباً بہت مہنگائی ہو گئی تھی پیچھے, اس میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. 10 لاکھ 11 لاکھ اس وجہ سے بل نہیں بھری تو انہوں نے سلنڈر کو کاٹ دیا میٹر, تو ابھی اس لیے ہم نے سلنڈر پہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ایک سلنڈر کتنے کا آپ لوگ بھرواتے ہیں؟ اور ابھی ہم نے دیکھا جیسے کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ سلنڈر کی LPG کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا تھا, تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک سلنڈر کتنے کا بھروا رہے ہیں؟ ہم تو شروع میں پہلے تو یہ سلنڈر تھا تقریباً 7-8 ہزار میں, اور ابھی تو بہت مہنگا ہو گیا 13-14 ہزار روپے میں. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہوٹل کے مالک موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک سلنڈر پہلے جو ہے وہ 7 سے 8 ہزار روپے میں بھرواتے تھے, اب وہی سلنڈر جو ہے وہ 12-13 ہزار روپے میں بھروانا پڑ رہا ہے, جبکہ جو ہے وہ یہاں پہ اس علاقے میں گیس نہیں ہے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اضافی بل جو ہے وہ آتے ہیں, لیکن جو ہے وہ گیس اس علاقے میں شاہ فیصل کالونی کا یہ علاقہ ہے, یہاں پہ جو ہے وہ گیس نایاب ہے. جی, بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت چلنے والے کراچی سینٹرل اسپتال میں نامعلوم افراد کی توڑ پھوڑ, اسپتال کے لیپ ٹاپ, سولر سسٹم اور دیگر اشیاء اٹھا کر لے گئے. PMA کے تحت چلنے والے اسپتال میں مریضوں کو 20% رعایت دی جاتی تھی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت چلنے والے کراچی سینٹرل اسپتال میں نامعلوم افراد کی توڑ پھوڑ ہے اور یہ فوٹیج آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اسپتال سے لیپ ٹاپ, سولر سسٹم اور دیگر اشیاء اٹھا کر لے گئے ہیں. PMA کے تحت چلنے والے اسپتال میں مریضوں کو 20% رعایت دی جاتی تھی. تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ رابیل اشرف سے. رابیل, بتائیے گا کیا پتہ چل سکا ہے کون یہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں ابھی تک تو اس کے بارے میں کچھ بھی بتانا فی الوقت درست نہیں ہے, کیونکہ فری میڈیکل سروسز فراہم کرنا ایک طرح سے جرم بن گیا ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت چلنے والے کراچی سینٹرل اسپتال میں جو ہے وہ نامعلوم افراد میں رات گئے توڑ پھوڑ کی ہے. PMA کے تحت چلنے والے اسپتال میں جو ہے وہ جو باہر آپ کہیں جائیں گے تو 500 روپے تک کی فیس ہوتی ہے, لیکن وہاں پر 20% جو ہے مریضوں کو رعایت دی جا رہی تھی. رات میں جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے. جو ہم نے یہاں سے سیکریٹری جنرل PMA سے عبدالغفور شورا صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کری تھی. انہیں یہ کہنا تھا کہ کہیں ذاتی یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس طرح کے واقعات جو ہے رونما ہو, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ
डकैती की वारदात हो सकती है, क्योंकि अंदर अस्पताल के अंदर से जो है वो लैपटॉप, सोलर सिस्टम और दीगर अशिया जो है वो डकैत जो है उठा के ले गए हैं। और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी जनरल का ये भी कहना था कि अभी तक FIR भी नहीं लिखी गई है। राबेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल गफूर शोरो सर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हम ये देख रहे हैं कि चलने वाला जो कराची सेंट्रल अस्पताल है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तहत यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और अस्पताल से लैपटॉप और सोलर सिस्टम और दीगर अशिया उठाकर भी लोग ले गए हैं। और ये मौक़िफ़ भी आपकी तरफ से हमारे सामने आया है कि पुलिस जो है मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। क्या वजूहत बताई जा रही हैं? जी, कल रात को जो तकरीबन जो है ना वो 1 और 2 बजे के दरमियान कुछ लोग आए हैं और उन्होंने आके जो हमारा मेन गेट है उसको तोड़ा है और तोड़ के अंदर दाखिल है। सबसे पहले उन्होंने CCTV की जो सिस्टम है उसको नाकारा बनाया और उसकी चीज़ें तोड़ी हैं, उसके स्क्रीन वगैरह जो है उठा के फेंका है। उसके बाद उन्होंने सोलर सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचाया और ख़राब किया है कि बिजली वगैरह का सिस्टम हमारा क्यों कनेक्टेड होता है उससे सिक्योरिटी वाले निज़ाम से, तो वो उसको तबाह किया। उसके बाद अंदर जो हमारा गार्ड था, चौकीदार, उसको बांधा है, उसके बहुत ज़बरदस्त जो है पिटाई की है बेचारे की और उसको बांध के रखा है। फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ये तोड़ फोड़ की है ज़्यादा, और अंदर कुछ लैपटॉप पड़ा हुआ था वो उठा के ले गए हैं। सोलर सिस्टम की जो बैटरीज हैं वो निकाल के ले गए हैं। इसी तरह से अंदर जो हमारे टेलीफोन का निज़ाम है उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, वो करा के वो आराम से जो है निकल गए हैं। उसके बाद आपको ये हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने रात को 1 पे कॉल की और उनको बुलाया और सारी हकीकत बताई। फिर उन्होंने कहा आप थाने पे आ जाएं। जो सुबह थाने पे गए और थाने पे जो गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं आप रात को ही FIR कटाना चाहिए, आपने अभी सुबह के क्यों बताया हमें, और अब तो ये FIR कट ही नहीं सकती, आप कोई एप्लीकेशन दें फिर हम देखेंगे। तो इसी तरह से जो है करके वो चले। अब सूरत हाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ही ख़राब है, वैसे ही मसले मसाइल हैं। ये में जो है ना अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है मोस्टली, और बहुत ही कम दाम पे कुछ लोगों के जो सर्विसेज कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है ना वो 25% पे जो दे रहा है, तो वो उसको सबोर्टेट करने के लिए ये जो मेरे ख्याल में हमला है। और लेकिन PMA इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज जारी रखेगा। इस वक्त भी काम चल रहा है, इस वक्त मरीजों को देखा जा रहा है, हम जारी रखेंगे और हर किस्म का जो मुकाबला करेंगे। और इसके बाद हमारी एक मीटिंग है, उसके बाद ये एक लाया अमल जो होगा वो हम मीडिया को बताएंगे। अच्छा सर, हॉस्पिटल के अंदर तो कैमरे भी मौजूद होंगे, CCTV फुटेज क्या आपने देखी है? कौन लोग हैं, क्या शनाख्त हो सकी है? नहीं, वो सारे सब कुछ अपने साथ ही ले गए ना, वो DVR वगैरह जो है वो भी ले गए हैं। वो CCTV को तोड़ा है, उसकी स्क्रीन वगैरह जो तोड़ के जो मॉनिटर की चीज ले गए हैं, बाकी जो जिसमें रिकॉर्डिंग होती है वो अपने साथ ले गए हैं। तो सर, पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो क्यों FIR दर्ज नहीं कर रहे? पुलिस को आपको पता है यहाँ पे निज़ाम किस तरह से होता है, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं है। अब उनसे बात हुई है तो वो कहते हैं कि ठीक है हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। आप बताएं कि किसने चोरी किया, अगर हमें पता होता तो फिर हम उनको पकड़ते ना। जो मुजरिम है वो आगे मुझे बताएगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। ये काम डिपार्टमेंट का है, पुलिस को उनका यह हाल है, वो बताएंगे, आप बताएंगे किसने चोरी की। तो हमारे जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं वो सुबह से बेचारे परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने जो रात को 15 वाले जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था वो आए थे, उसके बाद कोई आया नहीं। अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इस पर देखेंगे मामलात को सबको, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तहत चलने वाले कराची सेंट्रल अस्पताल में नामालूम अफराद की ये तोड़ फोड़ है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अब्दुल गफूर शोरो सेक्रेटरी जनरल PMA भी हमारे साथ मौजूद थे, इनके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। औलाद की शनाख्ती कार्ड बन गए लेकिन माँ का ना बन सका। मुतासर खातून आबिदा की नादरा के खिलाफ शनाख्ती कार्ड बनाकर ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने नादरा को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने नादरा हुकाम से 19 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से।
دیکھیں جی، اس وقت میں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں موجود ہوں. آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں نادرا کے خلاف بھی ایک ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے اولاد کے جو ہے شناختی کارڈ بن گئے، لیکن تاحال ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے. 1988 میں ان کی شادی ہوئی ہے، اب وہ عمرے پہ جانا چاہتی ہیں، لہذا کارڈ نہ بننے کی وجہ سے وہ عمرے پہ نہیں جا سکتے. درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ مولوی اقبال حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ بس وہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ شناختی کارڈ اس وقت بنانے جاتے ہیں جب انہیں اکاؤنٹ کھولنا ہو یا باہر جانا ہو، پاسپورٹ بنوانا ہو، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کو اس کی نیڈ ہے. تو 88 میں ان کی شادی ہوئی، بچے بھی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. بچے نے ان کے کہا کہ میں اپنی ماں کو جو ہے بھیجنا چاہتا ہوں، اور ان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے. پاسپورٹ کہاں سے بنے؟ شناختی کارڈ نہیں ہے. شناختی کارڈ بنوانے کے لیے وہ بچہ ان کا 2018 سے مستقل جو ہے وہ نادرا کے آفس کے چکر لگا رہا ہے. کبھی اس کہتے ہیں جی وہاں چلے جاؤ، ادھر مطلب اس آفس میں چلے جاؤ. مطلب 2-3 جگہوں پہ اسے بھیجا گیا اور یہ چیزیں لے آؤ، فیملی ان کی جو ہے ٹریٹ لے آؤ، ان کی لے آؤ، ابا کی لاؤ، اپنی والدہ کی لاؤ، بہن بھائی سب ہم نے دی دی، ہر چیز جمع کر دی. اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا وہ ہم لیگل نوٹس دیتے بھی ہیں تو وہ لیگل نوٹس کا یہ لوگ جواب ہی نہیں دیتے سرے سے. تو بس اب کیا کرے، تو ہائی کورٹ ہی بچا تھا. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ مولوی اقبال حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے. عدالت کی جانب سے نادرا کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور آئندہ سماعت پر اس درخواست سے متعلق جواب طلب کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نادرا کی جانب سے کیا جواب جمع کرایا جاتا ہے. شہر بھر میں ہر سال سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری ہوتی ہے، جبکہ مخدوم عمارتوں میں رہنے والوں کے تحفظات پر بھی بلڈنگ کنٹرول نے کوئی کام نہیں کیے. تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندے جنید جاوید سے. دیکھیں جی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی روایت رہی ہے کہ ہر سال جو ہے وہ مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری کرتی ہے. اس سال بھی مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری کی گئی ہے. شہر بھر میں جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کی تعداد 578 بتائی جا رہی ہے. اس وقت میں موجود ہوں جبلی چوک کے اوپر، جہاں پر ویسے اگر کراچی کی بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر جو ہے کہ سب سے زیادہ مخدوش عمارتیں اس وقت آپ کو دکھائی دیں گی. اگر فہرست کی بات کی جائے تو فہرست کے مطابق تقریباً 90% عمارتیں جو ہے وہ کراچی کی مخدوش وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر ہی موجود ہے. اس وقت جہاں پہ موجود ہے، میرے پیچھے آپ کو دکھ رہا ہوگا ہمانی بلڈنگ ہے. اس ہمانی بلڈنگ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. یہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں، 2 فیملیز رہتی ہیں یہاں پر. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے عمارتوں کو خالی کروانے کے دعوے تو کیے گئے ہیں، لیکن وہ صرف دعوے ہی ہیں، عملی طور پر جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس کے برعکس اگر بات کریں ان بلڈنگوں میں رہائش پذیر افراد کے تحفظات کی، تو اس پر بھی ابھی تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اور سندھ حکومت نے کوئی کام شروع نہیں کیا ہے. یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 2 دہائیوں سے جو ہے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد بھی انہی عمارتوں کے اندر رہا کرتے تھے اور اب یہ لوگ بھی جو ہے انہی عمارتوں میں رہ رہے ہیں. تاہم حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ یہ عمارتیں جب مخدوش قرار دیے ہیں اور ان عمارتوں کو خالی کرانے کا انہیں ٹاسک دیا گیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، تو ان کو کوئی متبادل جگہ بھی فراہم کی جائے تاکہ یہ لوگ اپنے آنے والی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزر بسر کر سکیں. جی، سندھ حکومت نے 6 محکموں میں 17 گریڈ کے افسران کی 15,000 سے زائد خالی اسامیوں پر بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا. افسران کی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت کی جائیں گی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نہوڑیوں سے. آزاد بتائیے گا. جی بالکل، سندھ سرکار نے سندھ کے 6 محکموں میں 17 گریڈ کے افسران کی 15,000 سے زائد خالی اسامیوں پر نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. افسران کی نئی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی. جو بھرتیاں کی جائے گی ان محکموں میں محکمہ مویشی و ماہیگیری، محکمہ خصوصی افراد، محکمہ محنت و افرادی قوت، قانون، انصاف، پارلیمانی امور، خزانہ اور محکمہ جیل خانہ جات شامل ہیں، جس میں محکمہ مویشی و ماہیگیری میں 17 گریڈ کے 600 ویٹرنری و ریسرچ افسر بھرتی ہوں گے. اینیمل ہسبنڈری ونگ میں 630 افسران کی بھرتیاں کی جائیں گی. محکمہ خصوصی افراد میں 300 اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی بھرتیاں ہوں گی. محکمہ محنت و افرادی قوت میں 180 اسسٹنٹ لا افسران کی بھرتیاں ہوں گی. محکمہ جیل خانہ جات میں 860
जुडिशल अफसरान की भर्तियां की जाएंगी। महकमा कानून सिंध में हुकूमत ने 6 महकमों में 17 ग्रेड के अफसरान की 15,000 से ज़ायद खाली असामियों पर भर्तियां करने का फैसला किया है। आज़ाद नूरी, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे साबिका सूबाई हुकूमत के दौर में बनाई गई टीचर लाइसेंस पॉलिसी पर निगरां हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया। तमाम असातिज़ा के लिए टीचर लाइसेंस हासिल करना लाजमी हो गया। तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। तालीम से एक बड़ी खबर जो है वो शामिल कर रहे हैं कि अब असातिज़ा का लाइसेंस याफ्ता होना जो है बहुत ज़रूरी है। निगरा वज़ीर तालीम राना हुसैन इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बग़ैर लाइसेंस के असातिज़ा पढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें लाइसेंस लेना है। ये ऐसे ही है कि ड्राइविंग लोग कर लेते हैं, लेकिन जब सख्ती की जाती है तो उनसे उनका लाइसेंस पूछा जाता है कि आपका लाइसेंस कहाँ है। ड्राइविंग तो कर रहे होते हैं। तो लाइसेंस याफ्ता होने का मकसद ये है कि वो उस तमाम डिग्री प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे जो नया डिग्री प्रोग्राम है, जिसको हम टीचर एजुकेशन कहते हैं। हमने कॉलेजेस को, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हमारे हैं, उनको ख़त भेज दिए हैं कि आप सहूलत पैदा करें उन असातिज़ा के लिए जो ऑलरेडी हमारे शामिल हो चुके हैं, मतलब स्कूलों के अंदर वो काम कर रहे हैं, इन सर्विस में हैं। आप उनके लिए सहूलत पैदा करें ताकि वो आएँ और वो शाम के अंदर, अगर सुबह में पढ़ाते हैं शाम में पढ़ाते हैं तो सुबह में आप कोर्सेज़ अटेंड करें। और कोर्सेज़ में भी आसानी है। अगर किसी ने BA करा, क्योंकि अब जो नए असातिज़ा हैं वो कोई भी अंडर ग्रेजुएट से कम नहीं है, 58,000 असातिज़ा हमने इंडक्ट करे हैं, तो उनके पास पोस्ट डिग्री भी है और ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। तो उनके लिए सहूलत ये है कि उन्हें 4 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि उन्हें कुछ सेमेस्टर्स के इम्तिहान पढ़ना पड़ेगा, इम्तिहान देने पड़ेंगे, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद वो लाइसेंसिंग का टेस्ट देंगे। लाइसेंसिंग का टेस्ट जो है वो देंगे। मैडम, एक कोर्स भी महकमा तालीम की जानिब से जो है स्टार्ट किया गया, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल जो है असातिज़ा कराम के लिए जो है उसको करार दिया गया था। आपने एक शर्त से मुतल्लिक बात की, तो क्या ये वही शर्त है कि जब तक आप कोर्स नहीं करेंगे, जब तक आप टेस्ट भी नहीं दे सकेंगे? देखिए, जब 58,000 असातिज़ा को उसमें जॉब दी गई, उसमें से बहुत से अभी वेटिंग पर हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो जब क्लासरूम में जाएं, क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, तो उनको एक 20 दिन का स्टेडा की मदद से और माहिरीन की मदद से एक 20 दिन का, उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो हम इस वक्त अभी भी दे रहे हैं। कुछ काफ़ी हज़ार असातिज़ा ले चुके हैं, कुछ असातिज़ा अभी इसमें शामिल हैं, तो हाँ, वो हम साथ का साथ दे रहे हैं। मगर वो ओरिएंटेशन है, वो तैयार नहीं करेगा लाइसेंसिंग के लिए, कोर्स वर्क इन्हें करना पड़ेगा, कोर्स के लिए करना पड़ेगा। निगरा वज़ीर तालीम राना हुसैन इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई सरदार शाह के टाइम पे सबसे बड़ी बात, सबसे खूबसूरत बात ये दिखाई दी कि भाई जो एक पॉलिसी जो कि सरदार शाह के टाइम पे तश्कील दी गई, उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी हुकूमत कर रही है, इनके दौर में किया जा रहा है। तो इन्होंने वो क्रेडिट जो है नहीं लिया, यकीनन वो जो क्रेडिट है उन्होंने साबिका हुकूमत की तरफ ही रखा। ताहम ये टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी से मुतल्लिक वज़ीर तालीम ने अहम जो एक इजहार ख्याल है वो किया है। जी, आज जामे कराची के शोबा एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम सिनफी इम्तियाज़ से मुतालिक सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़ारान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ। शोबा वुमेन स्टडीज़ की जानिब से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ वुमेन स्टडीज़ की प्रोफेसर अस्मा मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी मैम, मुझे बताइएगा किस हवाले से सेमिनार मुनक़्क़िद होने जा रहा है? ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म के हवाले से जेंडर बेस्ड वायलेंस GBV के हवाले से एक सेमिनार मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जो औरत फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में हो रहा है, जिसमें जो जेंडर बेस्ड वायलेंस वेमेन के ऊपर हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या ओवरऑल सोसाइटी में जो वायलेंस उनके साथ रवा रखा जाता है, उसके हवाले से ये है। और अवेयरनेस क्रिएट करना, ये अवेयरनेस देना कि ख़वातीन भी इस सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और उनके साथ रवा रखी जाने वाली जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। सेमिनार्स तो बहुत होते हैं और वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन की भी बात होती है, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं पेश किए जाते। हमारी कोशिश ये है कि इस सेमिनार में हम जहाँ भी इश्यूज़ की बात करें, वहाँ उन इश्यूज़ के रेजोल्यूशन की, उनको रिजॉल्व करने की भी बात करें, कुछ सोल्यूशन पेश करें ताकि ख़वातीन की हालत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। हमारे पास लॉज तो मौजूद हैं, लेकिन उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का इशू है हमारे यहाँ, और इस तरह से इस तनाजुर में उस चीज़ को देखा जाएगा कि वो लॉज कितने इफ़ेक्टिव हैं और उनको मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि ख़वातीन की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जा सके। ऑब्वियसली हम ख़त्म तो हर चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक हम उसको कम करने में ज़रूर अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, ये प्रोफेसर असलम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही कहना है कि अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स तो मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। ना सिर्फ ये सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा बल्कि इसके हवाले से सॉल्यूशंस का भी हल निकाला जाएगा। जी, शहर कैद में पत्ती की कीमत में इजाफा। होटल मालिकान ने चाय के कप की कीमत 3 से 5 रुपए बढ़ा दी है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। शहर कैद में पत्ती की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। 900 ग्राम की जो पत्ती थी वो 1650 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, जबकि अब जो है वो कीमत बढ़ गई है। 1800 रुपये में पत्ती जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर 380 ग्राम की पत्ती की बात की जाए तो 380 ग्राम की जो पत्ती थी वो 330 रुपये इजाफे के बाद जो है वो 380 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। होटल मालकान पे भी जो है इसका काफ़ी असर देखने में आ रहा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चाय बनती है होटल्स पे और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आती है और चाय जो है वो यहाँ पर पीती है। तो होटल मालकान से ही थोड़ी सी जान लेते कि चाय की जो कीमतों में इजाफा हुआ है। भाई मुझे ये बता दिएगा, तो उससे आप लोगों की जो है वो ज़ाहिर रोज़ाना की बुनियाद पर चाय बनती है, तो क्या कितना आप लोगों को इफेक्ट पड़ा है इसमें? मैम इफेक्ट इतना पड़ा है कि जो रेट तकरीबन 1400-1500 रुपये का था वो भी 1800 रुपये किलो हो गया। महंगाई इतनी हो गई है कि उस हिसाब से जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। जैसे आप जानते हैं कि दूध के रेट पहले बढ़ गए थे, फिर अभी कमिश्नर ने कम कर दिए। जैसे किराए हैं, चीनी का रेट बढ़ गया। तो इस हवाले से जो है ना भाई मलकान जो है मामू है हमारे, वो बड़ी मुश्किल हो रही है हम लोगों को जो है ना पत्ती की वजह। अभी पत्ती का जो है ना मज़ीद दिन पर दिन रेट ऊपर ही जा रहे हैं। 1300 से अभी 1800 तक पहुँच गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ होटल मालकान मौजूद है। उनका यही कहना है कि पत्ती की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। इसकी वजह से इन लोगों के जो है कारोबार पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। साथ साथ उनका यही कहना है कि जो लोग पहले पत्ती की कीमतों में इजाफा हुआ था तो 1400 रुपये में पत्ती फ़रोख्त की जाती थी, अब जो है वो 1800 रुपये कीमत हो गई, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन लोगों की भी आमदोरफ्त में जो है कमी देखने में आ रही है। क्योंकि कट जो पहले 40 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता था, अब वही कट जो चाय जो है वो 60 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दूध पत्ती वाली चाय जो है वो 100 से 120 रुपये में या 80 रुपये तक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है। जी नाज़रीन, मुल्की मईशत के लिए एक बड़ी खबर आ गई। सिंध में कॉटन एयर ख़त्म होने से कबल ही कपास का मजमूई सालाना हदफ हासिल कर लिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। जी देखा जाए मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर है कि पहले जो सैलाब आया था सिंध और बलूचिस्तान में, तो कपास की बड़ी फसल खराब हो गई थी, उसका बड़ा नुकसान था। लेकिन इस दफा जो सीजन है तो सिंध ने हैरान तौर पर कॉटन ईयर खत्म होने से पहले ही कपास का मजमूई सालाना हदफ हासिल कर लिया है। जबकि पंजाब देखा जाए इब्तदाई हदफ का 30 नवंबर तक 55% ही हासिल कर सकता है। दरअसल पंजाब मुख्तसुदा जो हदफ है उसके 55% के लगभग हासिल किया है। और ये भी कॉटन जिनर एसोसिएशन का कहना है कि जो जारी होने वाले कपास के मजमू अदद-ओ-शुमार देखा जाए तो 30 नवंबर तक मुल्क भर के जिन फैक्ट्री में मजमूई तौर पर 77,53,000 बेस के बराबर कपास जिन फैक्ट्री में पहुंची है, जो कि पिछले साल की हफ्ते के मुकाबले 81% जायद है। जबकि इस हफ्ते में पंजाबी जिन फैक्ट्री में 33,37,000 कपास पहुंची है, जबकि जो सिंध की जिनिंग फैक्ट्री हैं वहाँ 40,16,000 बेस के बराबर जो है कपास पहुंची, जो कि पिछले साल के इसी हफ्ते के मुकाबले 128% जायद है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। झलमक्सी के रेतीले पथरीले रास्तों पर एडवेंचर से भरपूर डेजर्ट चैलेंज जीप रैली की तैयारियां जारी है। जीप रैली का 19वां एडिशन 14 से 17 दिसंबर तक मुनक्किद किया जाएगा। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। रेतीले फुर्तीले रास्तों पर फर्राटे भरती गाड़ियां। बलूचिस्तान में झलमक्सी जीप रैली की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। फेरियर हॉल के सब्ज़जार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झलमक्सी जीप रैली के बानी व साबिक सूबाई वजीर नादिर मक्सी ने बताया कि 19वीं झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज का इनेकाद 14 से 17 दिसंबर तक होगा, जिसमें 100 से ज्यादा ड्राइवर 10 कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। मुंतजमीन ने बताया इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड 15 दिसंबर को होगा। मरकजी रेस 17 दिसंबर को होगी। इस मौके पर फेरियर हॉल में रैली में शामिल गाड़ियों की नुमाइश भी की गई, जबकि रैली को सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ताउन हासिल है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।